Hello everyone, I hope you are well guys. Welcome to my YouTube channel. So guys, today topic is cost of equity share capital. So guys, ये financing decision का थर्ड पार्ट है जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इसके रिलेटेड क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे. So guys, मैंने financing decision के दो पार्ट को मैंने कवर अप किया है प्रीवियस वीडियो में, कॉस्ट ऑफ डेब्ट एंड कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. ओके, सो आपको उन दोनों के वीडियो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे. आप उन दोनों वीडियोस पे जाकर आप उन दोनों वीडियोस को समझ सकते हो और अपने रिलेटेड डाउट्स को क्लियर कर सकते हो. ओके, सो गाइस, मैंने कॉर्पोरेट फाइनेंस से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं, काफ़ी सारे टॉपिक्स को मैंने कवर किया है. मैंने इन्वेस्टमेंट डिसीजन के सारे टॉपिक्स को कवर अप किया है और उसमें मैंने काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स पे टॉपिक्स पे मैंने क्वेश्चन डाउट सॉल्विंग वीडियोस भी बनाया है. ओके, और टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे भी मैंने एक वीडियो बनाया है. अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक पे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो. ठीक है, आपका मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी. ओके, सो गाइस, चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, और इसको समझते हैं. So guys, cost of equity share capital is the rate of return an investor requires from an equity investment for it to be considered worth the risk. ओके, सो गाइस, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल होता क्या है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल जो होता है वो रेट ऑफ रिटर्न होता है इन्वेस्टर का. ठीक है, जो इक्विटी इन्वेस्टर होते हैं, जो कंपनी में इक्विटी होल्ड करके इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको जो हम रेट ऑफ रिटर्न देते हैं, जिस भी रेट से हम उनको रिटर्न पे करते हैं उनके इन्वेस्टमेंट का, उसी को हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कहते हैं. समझ में आया? इसे क्यों लिया जाता है? फॉर इट टू बी कंसीडर. इसे क्यों कंसीडर किया जाता है? बिकॉज उनके रिस्क का वर्थ हो, मतलब जो भी वो रिस्क ले रहे हैं हमारे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके, वो रिस्क वर्थ इट हो, इसलिए हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी उन्हें पे करते हैं. ओके, सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होता है? उनके इन्वेस्टमेंट का, ठीक है, उनके इन्वेस्टमेंट का जिस भी अमाउंट से हम उनको रिटर्न करते हैं, ठीक है, जिस भी रेट से हम उनको रिटर्न करते हैं, उसी को हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कहते हैं. समझ में आ गया? ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो. तो चलिए हम इसके टाइप्स को पढ़ते हैं. कॉस्ट ऑफ इक्विटी के टाइप्स, ये टाइप्स नहीं है एक्चुअली, ये अप्रोचेस हैं कि कितने तरह से हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट कर सकते हैं. सो गाइस, देयर आर 5 अप्रोचेस जिससे हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट कर सकते हैं. जो फर्स्ट अप्रोच है वो डिविडेंड प्राइस अप्रोच है. ओके, सेकेंड अप्रोच इज अर्निंग प्राइस अप्रोच, ग्रोथ अप्रोच. ठीक है, ये जो 3 अप्रोच है ये मेन अप्रोचेस हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट करने का. ओके, अदर 2 अप्रोचेस भी हैं, राइट, रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच, एंड फिफ्थ वन इज कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, जिसको हम CAPM भी कहते हैं. समझ में आया? CAPM इसका है कैपिटल एसेट प्राइस मॉडल, प्राइसिंग मॉडल. ओके, और जो आपका फोर्थ अप्रोच है वो है रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच. ओके, सो गाइस, मेनली जो बेसिक मॉडल्स है आपका जो इंपॉर्टेंट है वो डिविडेंड प्राइस अप्रोच, अर्निंग प्राइस अप्रोच और ग्रोथ अप्रोचेस है. ओके, तो चलिए हम इन अप्रोचेस को समझते हैं और आज हम 3 अप्रोचेस पे बात करेंगे, डिविडेंड प्राइस अप्रोच, अर्निंग प्राइस अप्रोच एंड ग्रोथ अप्रोच. ओके, तो पहले अप्रोच से स्टार्ट करते हैं, डिविडेंड प्राइस अप्रोच. सो गाइस, डिविडेंड प्राइस अप्रोच होता क्या है? डिविडेंड प्राइस अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल. डिविडेंड प्राइस अप्रोच को हम डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल भी कहते हैं. ओके, दिस मॉडल मेक्स एन assumption दैट द डिविडेंड पर शेयर इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन कांस्टेंट फॉर एवर. ओके, इस मॉडल में ऐसा assumption किया गया है कि जो डिविडेंड पर शेयर है वो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो कांस्टेंट होगा हमेशा. मतलब जो एक शेयर पे हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या एक शेयर पे जो हम डिविडेंड कैलकुलेट कर रहे हैं वो हर साल कांस्टेंट होगा, वो चेंज नहीं होगा. ठीक है, वो इस अप्रोच में ये एजम्पशन किया गया है. जहां पे डिविडेंड आपका कांस्टेंट होगा, ये याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है. जहां पे डिविडेंड पर शेयर ओके कांस्टेंट होगा वहां पे आपका डिविडेंड प्राइस अप्रोच फॉलो होगा. ओके, तो अगर ऐसा अप्रोच है तो हम इस अप्रोच से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है KE जो है उसे हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी कहते हैं. ओके, कॉस्ट ऑफ इक्विटी को हम KE से रिप्रेजेंट करते हैं. KE इज इक्वल टू D/P0. ओके,
हम डी क्या है और पी नॉट क्या है चलिए देखते हैं। सो गाइज डी जो है वो एक्सपेक्टेड डिविडेंड है पर शेयर, ठीक है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर, ठीक है। मतलब क्या है कि मान लो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इस साल तो आपने डिविडेंड दे दिया, नेक्स्ट ईयर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि नेक्स्ट ईयर जो आपका डिविडेंड होगा वो कितना होगा, ठीक है। तो उसी को हम कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर, ठीक है। ऑल्सो रिटेन एज D1, आप उसको डी को D1 भी लिख सकते हो, क्योंकि इस केस में आपका डी जो है वो कांस्टेंट है, हर साल आपका डी कांस्टेंट होगा। तो जितना आपका इस ईयर डिविडेंड आप मतलब ये है कि इस ईयर जितना आप डिविडेंड पे कर रहे हो अपने इक्विटी शेयर होल्डर को, नेक्स्ट ईयर भी उतना ही डिविडेंड पे करोगे, बिकॉज इस अप्रोच में आपका डिविडेंड हर साल कांस्टेंट होगा। यहाँ पे देखो, डिविडेंड रिमेन कांस्टेंट फॉर एवर, ठीक है। तो यहाँ पे डिविडेंड आपकी वैल्यू सेम होगी, ठीक है। जो आपका इस ईयर का डिविडेंड होगा वही नेक्स्ट ईयर का भी डिविडेंड होगा, ठीक। नेक्स्ट पी नॉट, पी नॉट क्या है गाइस? पी नॉट इज मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी, ठीक है। ये मतलब इक्विटी की जो मार्केट प्राइस है उसकी वैल्यू हम पी नॉट मानते हैं, ठीक है। या तो आप इसको नेट प्रोसीड भी कह सकते हो। मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी हम तब कंसीडर करेंगे जब हम एक्स डिविडेंड की बात करेंगे। मतलब क्या है, जब हम नेक्स्ट ईयर की डिविडेंड कंसीडर करेंगे, ठीक है, तो उस केस में हम जो डिविडेंड की वैल्यू पुटअप करेंगे, यहाँ पे ये तो डिविडेंड का वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है। उसके नीचे जो पी नॉट की वैल्यू हम कंसीडर करेंगे वो मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी, मतलब नेक्स्ट ईयर का हम डिविडेंड कंसीडर कर रहे हैं, तो इस ईयर उस डिविडेंड की मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी कितनी है वो हम पुट करेंगे। समझ में आ गया? क्लियर? और इन केस अगर हम न्यू इक्विटी शेयर की बात करें, इस फॉर्मूले को ध्यान से देखना, ये दो वैल्यू क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग क्रिएट कर सकती है, बट हम इस पे क्वेश्चन अभी डाउट सॉल्व करेंगे ना, तो समझ में आ जाएगा कब हम मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी पुट करेंगे और कब हम नेट प्रोसीड्स पुट करेंगे। ओके, तो गाइस जब आपको न्यू इक्विटी शेयर की बात करनी हो, नए इक्विटी शेयर की बात करनी हो, तब आप नेट प्रोसीड्स की वैल्यू पुट करोगे, मतलब तब पी नॉट की जो वैल्यू आप मानोगे वो नेट प्रोसीड होगा, ठीक है। लेकिन जब आप एक्स डिविडेंड की बात करोगे तो उस टाइम पे मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी मानोगे। समझ में आ गया? सिंपल सा है। अगर क्वेश्चन में मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी पे आपका इक्विटी फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है तो आप पी नॉट की वैल्यू मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी कंसीडर कर लेना, ठीक है। ये हिंट मैं बता रही हूँ। और अगर आपका मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है और लाइक प्रीमियम या डिस्काउंटेड प्राइस दिया हुआ है, अभी क्वेश्चन में सॉल्व कराऊंगी, आपको समझ में आ जाएगा, तो वहां पे आप नेट प्रोसीड एज अ पी नॉट मानना। समझ में आ गया? और मैंने आपको बता भी दिया है कि कब आप मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी पुट करोगे और कब नेट प्रोसीड पुट करोगे, ठीक है। चलिए हम इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और अपने डाउट को क्लियर करते हैं। सो गाइस इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। थोड़ा लेंदी है, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो अभी जो आप कंफ्यूज हो रहे थे कि कैसे हम पी नॉट की वैल्यू मार्केट प्राइस और कैसे हम पी नॉट की वैल्यू नेट प्रोसीड रखेंगे, वो दोनों इस क्वेश्चन के थ्रू समझ में आ जाएगा। ओके, तो गाइस क्वेश्चन ये है, अ कंपनी इशूज 500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 each at a premium of ₹3. The company has been paying 20% dividend to equity shareholders for the past 5 years and expected to maintain the same in the future. Also, compute cost of equity capital. Will it make difference if the market price of equity share is ₹120? Let's see क्या होता है। सो गाइज इस क्वेश्चन में लिखा है कि अब कंपनी जो है, एक कंपनी है जो 5000 इक्विटी शेयर्स को इशू कर रही है। कितने इक्विटी शेयर को इशू कर रही है? 5000 इक्विटी शेयर को इशू कर रही है, ठीक है। एक शेयर की जो वैल्यू है वो ₹100 है। समझ में आ गया? यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ऑफ ₹100 ईच, दैट मीन्स ₹100 एक, मतलब ये है एक इक्विटी शेयर की वैल्यू ₹100 है। समझ में आ गया? एट अ प्रीमियम ₹3, मतलब प्रीमियम प्राइस पे हो रही है, तो प्रीमियम प्राइस की वैल्यू कितनी है? ₹3। ओके, द कंपनी हैज बीन पेइंग 20% डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर। जो कंपनी है वो 20% डिविडेंड पे कर रही है अपने इक्विटी शेयर होल्डर को फॉर द पास्ट 5 ईयर्स, 5 सालों से वो पे कर रही है। एंड एक्सपेक्टेड टू मेंटेन द सेम इन द फ्यूचर, और ये एक्सपेक्ट कर रही है कि फ्यूचर में भी सेम डिविडेंड रखे, मतलब वो अपने डिविडेंड को चेंज नहीं कर रही है। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन है कि सेम इन द फ्यूचर, ये यहाँ पे देखो, सेम इन द
फ्यूचर, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट 9 है। इससे आप समझ लोगे कि यहाँ पे डिविडेंड प्राइस अप्रोच लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे डिविडेंड जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, इसमें कैलकुलेट क्या करना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल कैलकुलेट करना है। ठीक है, समझ में आ गया। आप अभी यहीं तक समझो, इस वाले लाइन को अभी मत पढ़ो। ठीक है, यहां तक अभी समझो। ठीक, तो गाइस अगर मैं यहां तक का क्वेश्चन ले रही हूं इक्विटी कैपिटल तक, तो यहां तक के क्वेश्चन में कहीं पे भी आपका मार्केट प्राइस नहीं दी हुई है इक्विटी की, मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी कहीं पे भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो इस केस में आप नेट प्रोसीड फाइंड आउट करोगे और पी नॉट की वैल्यू नेट प्रोसीड मानोगे। मतलब यहाँ पे जो हम नेट प्रोसीड कह रहे थे, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको कहीं पे भी मार्केट प्राइस गिवन नहीं है, तो यहाँ पे आप पी नॉट की वैल्यू क्या लोगे, नेट प्रोसीड लोगे। तो जैसे आप कॉस्ट ऑफ डेप्ट में और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में नेट प्रोसीड फाइंड आउट करते थे, सेम एज इट इज इस क्वेश्चन में भी आप नेट प्रोसीड फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो चलिए हम पहले फॉर्मूले को देखते हैं। तो फॉर्मूला ये है इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का, डिविडेंड अपॉन पी नॉट। पी नॉट को हम नेट प्रोसीड भी मानते हैं और करेंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स भी मानते हैं। ठीक है, तो कैसे हम डिविडेंड निकालेंगे। सो गाइस डिविडेंड निकालने का फॉर्मूला ये है, देखो पहले तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में आपको पहले से ही गिवन है कि जो कंपनी है वो अपने इक्विटी शेयर होल्डर को 20% डिविडेंड दे रही है। कितना पे कर रही है, 20% डिविडेंड। सो गाइज हम 20% तो नहीं रख सकते ना, 20% किसका पे कर रही है, शेयर का पे कर रही होगी। तो 20% डिविडेंड निकालेंगे कैसे, 20% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर लेंगे। तो शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है। जब आप कॉस्ट ऑफ डेप्ट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का वीडियो देखोगे तो मैंने वहां पे बहुत अच्छे से समझाया है कि फेस वैल्यू क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है, डिस्काउंटेड क्या होता है, सभी चीजें मैंने आपको समझाया है। तो फेस वैल्यू वो होता है जिसपे हम उसको इशू कराते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो इक्विटी शेयर इशू की गई है उसकी एक प्राइस वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज है, तो ये इसकी फेस वैल्यू है। ठीक है, तो जब हमें डिविडेंड निकालना होगा तो डिविडेंड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 20% पे कर रहे हैं, लेकिन किसका पे कर रहे हैं, शेयर के फेस वैल्यू से। मतलब जितना शेयर बिक रहा है, जितने का बिक रहा है, आई मीन जितने का इशू हो रहा है, ऐसे समझ सकते हो, उसका 20%। ठीक है, तो 20% निकालेंगे 100 रुपीज का, तो 20% को 20/100 और 100 रुपीज से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा हमारा 20 रुपीज। ठीक है, ये याद रखना कि फेस वैल्यू ऑफ शेयर क्वेश्चन में 100 दिया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे 100 पुट किया है। तो 20% ऑफ 100 निकल कर आ गया 20 रुपीज। ओके, सो डिविडेंड हमारा फाइंड आउट हो गया। अब हमें नेट प्रोसीड्स निकालना है। तो नेट प्रोसीड्स हम कैसे निकालते हैं, नेट प्रोसीड का मतलब ये है कि हमारे हाथ में कितना आ रहा है। ठीक है, तो हम उनको अगर डिविडेंड 20 रुपए दे रहे हैं तो हमें कितना मिल रहा है, समझ में आ रहा है। अगर हम इक्विटी शेयर होल्डर को 20 रुपए दे रहे हैं डिविडेंड पर शेयर, तो हमें कितना मिल रहा है, तो हमें कितना मिल रहा है हम कैसे निकालेंगे। निकालने का ये फॉर्मूला है कि जो शेयर की फेस वैल्यू होती है उसमें हम प्रीमियम प्राइस को ऐड कर देते हैं। तो फेस वैल्यू शेयर की कितनी है, 100 रुपीज। ठीक है, और प्रीमियम प्राइस कितनी है क्वेश्चन में, देखो ये फेस वैल्यू हो गया और प्रीमियम प्राइस कितनी है, 3 रुपए है, तो आप यहाँ पे 3 रुपए ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा 103 रुपीज, ये आपका नेट प्रोसीड हो जाएगा। ओके, सो इक्विटी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, D/P नॉट। तो D इज आपका 20 रुपीज एंड P नॉट इज 103 रुपीज। दोनों को डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा 0.194। हमें डेसिमल में वैल्यू मिली है, हमें परसेंटेज में चाहिए, तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 19.4%। समझ में आ गया, ये इक्विटी कैलकुलेट हो गया है तब जब हम P नॉट नेट प्रोसीड मानेंगे, क्योंकि यहां तक के क्वेश्चन में आपको कहीं पे भी मार्केट प्राइस ऑफ शेयर नहीं दिया हुआ है। ठीक है गाइस, समझ में आ गया। अब हम इसके बाद वाली लाइन पढ़ेंगे। गाइस ये वीडियो लेंदी होगी थोड़ी सी, क्योंकि इस क्वेश्चन में हम 3 अप्रोचेस को कवर अप करेंगे। ठीक है, लेकिन आप पेशेंसली पढ़ोगे इसको तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। सो गाइज नेक्स्ट यहाँ तक तो समझ में आ गया और हमने फाइंड आउट भी कर लिया। अब हम आगे के स्टेटमेंट देखते हैं। आगे के स्टेटमेंट ये है, विल इट मेक डिफरेंस इफ द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इज 120 रुपीज। मतलब अब यहाँ पे पूछा है क्या डिफरेंस हो सकता है कि अगर इक्विटी शेयर का मार्केट प्राइस 120 रुपीज दिया हो। ठीक है, हमने नेट प्रोसीड रख के वैल्यू निकाली तो हमारी 19.4% आया। तो अगर इक्विटी शेयर की मार्केट प्राइस आपको गिवन हो
कि मार्केट प्राइस इतना चल रहा है, मतलब मार्केट में उस इक्विटी की इतनी प्राइस चल रही है, तो उस समय हमारी इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी की वैल्यू कितनी होगी तो हमें बताना है। तो उस समय हमारी इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी की वैल्यू कितनी होगी तो हमें बताना है। तो हमें कुछ नहीं करना है। अब इस स्टेटमेंट में, नेक्स्ट स्टेटमेंट में जो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा, इस स्टेटमेंट में मार्केट प्राइस दे दिया है, तो अब हम पी नॉट की वैल्यू एज अ मार्केट प्राइस पुट करके वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। समझ में आ गया? तो यहाँ पे फॉर्मूला सेम होगा, डी अपॉन पी नॉट होगा, क्योंकि अब पी नॉट की, अब मार्केट प्राइस दे दिया है तो पी नॉट की वैल्यू हम क्या रखेंगे, मार्केट प्राइस रखेंगे। समझ में आ गया? तो पी नॉट की वैल्यू मार्केट प्राइस हमने रख दिया 120 और डिविडेंड तो सेम है 20 रुपीज, तो 20 अपॉन 120 करेंगे। देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, इस क्वेश्चन में हम पी नॉट को मार्केट प्राइस शेयर मानेंगे क्योंकि अब गिवन है। तो वैल्यू निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.1667। ठीक है, ये डेसिमल में है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16.67% आ जाएगा। ठीक है, तो गाइस देखो, जब मार्केट प्राइस दी हुई है इक्विटी की, तो उस समय हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना आ रहा है, 16.67%। ठीक है, और जब क्वेश्चन में मार्केट प्राइस नहीं दिया हुआ है और हम प्रीमियम पे वैल्यू रख के नेट प्रोसीड, पी नॉट की जगह पे नेट प्रोसीड रख के वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी आ रही है, 19.4% आ रही है। दैट मीन्स डिफरेंस है। ठीक है, वो दिख रहा है। ठीक है, डिफरेंस है। क्लियर गाइज? तो गाइज ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट अप्रोच की तरफ बढ़ेंगे और उसे हम कवर अप करेंगे। ठीक है, सो गाइज नेक्स्ट अप्रोच क्या है? नेक्स्ट अप्रोच है अर्निंग पर शेयर। अभी हमने एक अप्रोच पढ़ा है डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड प्राइस अप्रोच। अब हम पढ़ेंगे अर्निंग प्राइस अप्रोच। ठीक है, सो गाइज अर्निंग प्राइस अप्रोच कुछ नया नहीं है। अभी जो आपने डिविडेंड प्राइस अप्रोच पढ़ा है सेम एज इट इज वही है अर्निंग प्राइस अप्रोच। वहां पे आप डिविडेंड की बात कर रहे थे, डिविडेंड पर शेयर की बात कर रहे थे, यहाँ पे आप अर्निंग पर शेयर की बात करोगे। ठीक है, इस केस में भी सेम है। दिस अप्रोच एज्यूम्स दैट द अर्निंग्स पर शेयर विल रिमेन कांस्टेंट फॉर एवर। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी सेम है, जैसे आप प्रीवियस में पढ़े थे डिविडेंड पर शेयर हमेशा कांस्टेंट होगा। इस अप्रोच में अर्निंग पर शेयर हमेशा कांस्टेंट होगा। याद रखना, अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पे जो अर्निंग हो रही है, ठीक है, वो कांस्टेंट होगा हमेशा। अगर कांस्टेंट होता है तब हम इस अप्रोच को फॉलो करेंगे। ठीक है, द अर्निंग प्राइस अप्रोच जो है वो डिविडेंड प्राइस अप्रोच की तरह है, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, अब हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी इस अप्रोच के थ्रू कैसे कैलकुलेट करते हैं, चलिए देखते हैं। सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज रिप्रेजेंटेड बाय के ई इज इक्वल टू E अपॉन पी। सिंपल सा फॉर्मूला है E अपॉन पी। गाइस E क्या होता है? E इज करंट अर्निंग पर शेयर, मतलब एक शेयर पे करंट अर्निंग कितनी हो रही है, और P इज मार्केट प्राइस पर शेयर, कि उस शेयर की मार्केट में प्राइस कितनी है। ठीक है, समझ में आ गया? सिंपल सा फॉर्मूला है, जो जैसे अभी आपने डिविडेंड प्राइस अप्रोच में पढ़ा है। ठीक है, चलिए हम इस पे क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइस इस अभी हम लोग जो मैंने पढ़ा है अर्निंग प्राइस अप्रोच, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है अर्निंग प्राइस अप्रोच, इसी पे हम एक क्वेश्चन देखेंगे और हम समझेंगे कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इस अप्रोच के थ्रू। ओके, सो द क्वेश्चन इज द अर्निंग पर शेयर इज ₹10 एंड द करेंट मार्केट प्राइस इज 100 रुपीज। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। सो गाइज ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, क्योंकि इस क्वेश्चन में पहले से ही आपको सब दिया हुआ है, बस वैल्यू पुटअप करके आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है, मैंने इजी क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि अभी मैंने स्टार्ट किया है इस टॉपिक पे। मैं एक टफ क्वेश्चन पे डाउट सॉल्विंग वीडियो बनाऊंगी, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए कि इस अप्रोच के थ्रू हम कैसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक शेयर पे अर्निंग 10 रुपए है और जो उस शेयर की मार्केट प्राइस है वो 100 रुपीज है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? E अपॉन पी फॉर्मूला होता है। E को हम अर्निंग पर शेयर कहते हैं एंड P को नेट प्रोसीड या मार्केट प्राइस वैल्यू कहते हैं। ठीक है, मार्केट प्राइस का मतलब वही है कि उस शेयर की जो मार्केट प्राइस चल रही है। ठीक है, तो E आपका क्वेश्चन में 10 रुपीज है, पुट कर दो। P आपका 100 रुपीज है, पुट कर दो। तो 10 अपॉन 100 इज 1/10 आ जाएगा। हमें परसेंटेज में वैल्यू चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 10%। समझ में आ गया? तो इस अर्निंग पर शेयर्स के थ्रू जो हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं? 10%। मतलब हम 10% रेट ऑफ रिटर्न दे रहे हैं। समझ में आ गया? क्लियर है?
तो आपको अर्निंग पर शेयर भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर। अब हम थर्ड अप्रोच की तरफ बढ़ेंगे, ग्रोथ अप्रोच। सो गाइज ये थर्ड अप्रोच है, ग्रोथ अप्रोच। ग्रोथ अप्रोच काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा सा डिफरेंट है आपके लास्ट अप्रोचेस से। इस अप्रोच को हम गॉर्डन्स मॉडल कहते हैं। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये आगे भी काम आएगा। ओके, सो ग्रोथ अप्रोच को हम गॉर्डन्स मॉडल भी कहते हैं। इस अप्रोच में क्या है, एज पर दिस अप्रोच द रेट ऑफ डिविडेंड ग्रोथ रिमेन कॉन्स्टेंट वेयर earnings, dividend and equity share price are all grow at the same rate। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इस अप्रोच के थ्रू जो रेट ऑफ डिविडेंड ग्रोथ है वो रिमेन कांस्टेंट होगा। मतलब क्या है कि हम लोगों ने अभी जो डिविडेंड प्राइस अप्रोच या अर्निंग प्राइस अप्रोच पढ़ा है उसमें हमारा जो डिविडेंड है वो कांस्टेंट है, डिविडेंड कभी चेंज ही नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन इस अप्रोच में जो आपका डिविडेंड है वो कांस्टेंट ग्रोथ रेट से बढ़ेगा। यहाँ पे लिखा ना, रेट ऑफ डिविडेंड ग्रोथ रिमेन कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट ग्रोथ रेट से वो धीरे धीरे बढ़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेयर अर्निंग डिविडेंड, वेयर अर्निंग्स या डिविडेंड या इक्विटी शेयर प्राइस आर ऑल ग्रो एट द सेम रेट। आपका अर्निंग हो, ठीक है, या डिविडेंड हो या इक्विटी शेयर हो, ठीक है, ये सभी प्राइजेस सेम रेट से ग्रो करेंगे। ठीक है, सेम रेट से ग्रो करेंगे। ठीक है, क्योंकि इस अप्रोच में जो आपका ग्रोथ हो रहा है वो कांस्टेंट रेट से हो रहा है। मतलब क्या है कि अगर आपका मान लो इस साल आपका डिविडेंड है, नेक्स्ट ईयर आप निकाल रहे हो तो 10% से अगर वो ग्रो हो रहा है तो उसके अगले साल भी जो आपका डिविडेंड इंक्रीज होगा वो 10% से ही इंक्रीज होगा। नेक्स्ट ईयर भी जो आपका डिविडेंड इंक्रीज होगा वो 10% से ही इंक्रीज होगा। तो आपका जो ग्रोथ हो रहा है डिविडेंड का वो 10% से ही हो रहा है। ये नहीं कि अगले साल मैंने 10% किया फिर नेक्स्ट ईयर हमने 12% कर दिया, ये नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो इसमें आपका ग्रोथ जो होगा वो कांस्टेंट रेट से होगा। क्लियर, समझ में आ गया होगा। हम इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसका कैलकुलेशन फॉर्मूला है KE = D1/P0 प्लस G। तो गाइस D1 क्या है, D1 जो है वो न्यू डिविडेंड है। ठीक है, ठीक है, न्यू डिविडेंड हम फाइंड आउट करेंगे। तो एक्चुअली हम लोग प्रीवियस वीडियो कह रहे हैं, अभी हम लोगों ने जो प्रीवियस अप्रोच पढ़ा है उसमें हमारा डिविडेंड कांस्टेंट था, तो हम D माने या D0 माने या D1 माने सब सेम होगा, तो इसलिए हम वहां पे D लेके चल रहे थे। ठीक है, लेकिन इस अप्रोच में हमारा डिविडेंड जो है वो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रहा है, दैट्स द रीजन हम यहाँ पे D1 कंसीडर कर रहे हैं। ये आपका न्यू डिविडेंड है या न्यू एक्सपेक्टेड डिविडेंड मानते हो। ठीक है, उसी के तो रेट से आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करते हो। ठीक है, तो उस केस में जो भी प्रीवियस अप्रोच में आपका डिविडेंड सेम था तो इसलिए हम DD लेके चल रहे थे। यहाँ पे आपका डिविडेंड इंक्रीज करेगा इसलिए हम इसको D1 कंसीडर कर रहे हैं। तो आपका जो न्यू डिविडेंड होगा दैट मीन्स D1, वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, D0 का मतलब आपका जो प्रीवियस डिविडेंड है, ठीक है, उसमें आप मल्टीप्लाई कर दो 1 + G से। G आपका कांस्टेंट रेट से, मतलब जिस रेट से वो ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, P0 आपका सेम एज इट मार्केट प्राइस पर शेयर या नेट प्रोसीड है, और G अभी आपको मैंने बताया कांस्टेंट ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड है, मतलब जिस रेट से आपका डिविडेंड इंक्रीज हो रहा है वही रेट की वैल्यू को हम G यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। ओके, आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे हमें और अच्छे से समझ में आ जाए। So guys, the question is, a company has paid dividend of 1 rupees per share of face value is ₹10 each last year and it is expected to grow at rate 10% every year. Calculate the cost of equity if the market price of share is 60 rupees. Okay guys, so the question समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन में क्या क्या रहा है कि एक कंपनी जो है वो डिविडेंड पे कर रही है 1 रुपये पर शेयर, एक शेयर पे 1 रुपये पे कर रही है। ठीक है, उस शेयर की जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपये है। ठीक है, मतलब एक शेयर की यहाँ पे बात कर रही है, 10 रुपीज ईच इसने लिखा है। ठीक है, लास्ट ईयर एंड इट इज एक्सपेक्टेड, ये लास्ट ईयर इसने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया था, ये लास्ट ईयर की बात हो रही है कि कंपनी ने 1 रुपये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किए हैं पर शेयर। ठीक है, अब वो एक्सपेक्ट कर रही है कि जो हमारा डिविडेंड है वो 10% के रेट से इंक्रीज होगा हर साल, तो हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है
और उस शेयर की जो मार्केट प्राइस है वो 60 रुपीज़ है। सो गाइस इस क्वेश्चन में आपका नेट प्रोसीड, ठीक है, मार्केट प्राइस दे दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे जो पी नॉट है वो हम मार्केट प्राइस कंसीडर करेंगे, नेट प्रोसीड कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको मार्केट प्राइस पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड आउट करना है, ठीक है, तभी आपको यहाँ पे गिवन है। और यहाँ पे बोला भी है कि कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी इफ द मार्केट प्राइस इज 60 रुपीज। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको क्वेश्चन में ही बोल दे कि आपको मार्केट प्राइस पे निकालना है तो पी नॉट मार्केट प्राइस लेना, नहीं तो पी नॉट नेट प्रोसीड कैलकुलेट करना, ठीक है। सो गाइस चलिए हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जैसे आपने समझ लिया कि हमें D1 कैलकुलेट करना है यहाँ पे पहले, अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा है D1 अपॉन पी नॉट प्लस जी। सो हमें यहाँ पे D1 कैलकुलेट करना है। D1 का फॉर्मूला क्या होता है, D नॉट इन ब्रैकेट 1 प्लस जी। सो D नॉट हमारा प्रीवियस डिविडेंड होता है, या इसको एक्स डिविडेंड भी कह सकते हो। एक्स डिविडेंड का मतलब पुराना डिविडेंड जितने रुपए से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था या पे किया जा रहा था, ठीक है। तो जो कंपनी है वो पिछले साल लास्ट ईयर 1 रुपीज डिविडेंड पर शेयर उसने पे किया है। तो कितने रुपीज उसने डिविडेंड पे किया है, 1 रुपीज। तो ये इसका पुराना डिविडेंड है, याद रखो ये इसकी पुराने डिविडेंड की वैल्यू है। तो डी नॉट 1 रखेंगे। और हमारा यहाँ पे लिखा हुआ ना एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 10%, तो जी आपका 0.1 हो 10% है, जी आपका कितना है 10% है। तो 10% को जब आप सॉल्व करोगे तो 0.1 हो जाएगा। तो 1 प्लस 0.1 इसको ऐड करोगे तो 1.1 आ जाएगा, उसको 1 से मल्टीप्लाई करो इज 1.1, तो आपका डिविडेंड D1 कितना आ जाएगा 1.1। पी नॉट आपको पहले से ही मार्केट प्राइस दी हुई है 60 रुपीज, पुट कर दो, ओके। तो के ई निकालना है, तो के ई की वैल्यू, अब वैल्यू जो फॉर्मूला है उस पर वैल्यू पुटअप कर दो। तो D1 इज 1.1, पी नॉट इज 60, जी इज 0.1, पुट करके सॉल्व करोगे तो 1.1 डिवाइडेड बाई 60 इज 0.018 प्लस 0.1 ऐड करोगे तो 0.118 आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11.8%। तो इस अप्रोच में जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आई है वो कितनी आई है 8.11%, मतलब जो कंपनी है वो 11.8% से पे कर रही है अपनी इक्विटी शेयर होल्डर को। समझ में आ गया। सो गाइस मैंने इस वीडियो में मैंने 3 अप्रोचेस को कवर अप किया है, ठीक है, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लेंथी हुई है, लेकिन आई होप आपको सभी टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे, सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और कहीं पे भी डाउट है तो कमेंट करो, ठीक है।